Welcome student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about transport system in vertebrates. इन प्रीवियस लेक्चर हमने वर्टिब्रेट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था और आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। प्रीवियस में हमने इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। अगर इनवर्टिब्रेट के अंदर हमने देखा था कि सर्कुलेशन जो है ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन जबकि वर्टिब्रेट की बात करूं तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने आपको ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंस के बारे में बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। बेसिकली जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पंप हार्ट के ज़रिए उन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ऐसे इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उनके अंदर सर्कुलेशन किस तरीके से होती है, हार्ट के ज़रिए होती है। यानी कि जो हार्ट के मसल्स है वो पंपिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि सर्कुलेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वेस्ट की और गैसेस की। जबकि अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो इन सब के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ट्यूब्यूलर वेसल्स के ज़रिए, हार्ट के ज़रिए, यानी कि जो ट्यूबुलर वेसल्स होती हैं लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और उसके अलावा आर्ट्रियोल्स दूसरे, इन सब के ज़रिए क्या होता है कि ये सर्कुलेशन होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिंपली मैं बात करूं तो जो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होते हैं, आर्टरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं जो खून को हार्ट से लेकर जाती हैं और फिर वो वापस भी लेकर आती हैं, तो इनके ज़रिए सारी होती है ट्रांसपोर्ट होती है। अब बेसिकली ट्रांसपोर्ट तो ये सिंपल ही है, ये में पहले भी हमने हार्ट के बारे में ये पूरा एक लेक्चर है। और आज हम बात करेंगे बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो ऐसी खसूसियात जो वर्टिब्रेट ब्लड की सेल्स की होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड सेल्स। वर्टिब्रेट ब्लड सेल्स, अगर हम वर्टिब्रेट ब्लड सेल्स की बात करें तो वर्टिब्रेट के जो ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। या सिंपली आप यही कह लें कि जो ब्लड सेल्स हैं, विदाउट ब्लड सेल्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स रहते हैं, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर रहता है, खून ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है, हमारा जो है जिंदा रहते हैं। अगर ब्लड ही सर्कुलेट ना करे, ब्लड प्योरीफाई ना हो, ब्लड की प्योरीफिकेशन ना हो तो ब्लड सेल्स की, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो बेसिकली ये आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कितना रोल प्ले करते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं ब्लड सेल्स की तो वर्टिब्रेट के अंदर ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन प्ले करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दौरान ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की। और इनका एक और अहम फंक्शन होता है कि ये डिफेंड करते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनसे हमें डिफेंड करते हैं, डिफेंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी इनका ब्लड सेल्स का ही फंक्शन होता है, ठीक है, ये हमें डिफेंड करते हैं। और उसके अलावा ये जो बाद का कोई इंजरी हो जाती है हमारी, तो ब्लड की क्लोटिंग के दौरान भी ब्लड सेल्स का ही रोल प्ले करते हैं, यानी कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड के अंदर इनका रोल प्ले होता है। और उसके अलावा जो ब्लड सेल्स हैं ये मुश्तमिल होते हैं एक फ्लूइड पे। ब्लड सेल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का, एक फ्लूइड को। और उसके अलावा एक कुछ सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट इनको इस वजह से नाम दिया गया क्योंकि ये एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं ये दूसरे एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की बात करें और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं।
हमारे ब्लड सेल जो हैं ये रेड ब्लड सेल्स और उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इन सब से मिलकर बने होते हैं। तो इन सब को क्या कहा जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। तो हम वन बाय वन इनको डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा की। अगर मैं बेसिकली प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। बेसिकली इसका ये ना एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक का, और इसका मतलब अगर हम ग्रीक ज़बान में देखें तो इसका मतलब है एनीथिंग फॉर्म्ड, यानी कि कोई भी चीज़ जो बनी हो, एनीथिंग फॉर्म्ड, या इन अदर वर्ड मोल्डेड। तो बेसिकली इसका ये ग्रीक ज़बान में इसका ये मतलब बनता है ये प्लाज्मा का। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो ये एक कलर्ड लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और ये प्लाज्मा का जो 90% होता है, 90% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर, 90% वाटर होता है। और उसके अलावा बाकी या जो 10% होता है, 10% में से 7% होता है कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, लाइक एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन और ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन होती है। और जबकि जो रिमेनिंग 3% है वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन, मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाते हैं। अगर अब मैं बात करूँ इनकी जो 90% वाटर पर मुश्तमिल होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये सॉल्वेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर डिज़ोल्विंग के लिए, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या प्रोटीन के ग्रुप्स होते हैं ये उनको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि 90% वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट के तौर पर वर्क करता है, एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट यानी कि डिसॉल्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, डिसॉल्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये इसका बेसिकली जो 90% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, तो ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये अपना रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर मैं बात करूं कि जो 7%, तो ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, ये बेसिकली प्रोटीन्स के, कुछ प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। कौन सी प्रोटीन, लाइक जैसा कि एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन एंड ग्लोबुलिन। एल्बुमिन, मीन, और उसके अलावा फिब्रिनोजिन, एंड लास्ट में कौन सी आ जाती है, ग्लोबुलिन। ये कुछ प्रोटीन का एक ग्रुप्स होते हैं, बाकी जो 7% इसका होता है प्लाज्मा का, इनके ऊपर मुश्तमिल होता है। अब बेसिकली जो एल्बुमिन होती है इसका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो बेसिकली एल्बुमिन जो है, ये जो एल्बुमिन है ये बेसिकली ये 60% होती है, प्रोटीन का पार्ट होती है, यानी कि 60% जो है एल्बुमिन ये प्रोटीन का पार्ट होती है। इसकी ये फंक्शन क्या प्ले करती है, बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ये वाटर मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करती है। किसके अंदर, वाटर मूवमेंट के अंदर एल्बुमिन का ये फंक्शन होता है। जबकि अगर मैं फिब्रिनोजिन की बात करूं तो बेसिकली जो फिब्रिनोजिन है ये नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है ब्लड कोएगुलेशन के लिए, यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के अंदर ये अहम रोल प्ले करती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्लोटिंग होती है, बाद जब जहाँ से भी लीकेज होती है ब्लड की, कभी कोई वेन वगैरह बस्ट हो जाए तो उस दौरान जो क्लोटिंग होती है वो फिब्रिनोजिन ये प्रोटीन होती है, ये क्लोटिंग करवाती है। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन ये क्या करती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये उसको रेगुलेट करते हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन, इसको भी दूसरा नाम दिया जाता है इम्यूनोग्लोबिन। तो बेसिकली ये क्या फंक्शन प्ले करती है कि बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि इन सब प्रोटीन्स को आपस में कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखती है। ग्लोबुलिन ये बेसिकली गोल टाइप प्रोटीन होती है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम बात करें रिमेनिंग 3% की, जो रिमेनिंग 3% होता है प्लाज्मा का, वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, ये जो रिमेनिंग 3% है बेसिकली ये क्या करता है कि प्लाज्मा कंपोजिशन करता है, लाइक जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कंपोजिशन, अमाइनो एसिड की, एसिड्स की, ग्लूकोज की, हार्मोन्स की,
एंजाइम्स की, मेटाबॉलिक वेस्ट की, बॉलिक वेस्ट की, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, ये सारे रिमेनिंग 3% ये इसकी कंपोजिशन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन की जो रिमेनिंग 3% होता है उसकी कंपोजिशन होती है। अब बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एक सीरम टाइप होता है, सीरम। ये सीरम क्या करता है कि गैमा ग्लोबुलिन पोर्शन होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन का, ये किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। जो फिब्रिनोजेन हमने पढ़ी है ये भी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। और एक सीरम होता है, सीरम, बात करें तो सीरम की, सीरम, ये सीरम क्या करता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि ब्लड की कोएगुलेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। और बेसिकली इसका जो पोर्शन होता है ब्लड, तो बेसिकली ये था प्लाज्मा के, प्लाज्मा का हमने फंक्शन पढ़े, यानी कि इसके आगे कंपोजिशन पढ़ी, ये किस किन पार्ट पर डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट जो ऐसे एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट, अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करूँ तो बेसिकली ये 3 किस्म के जो वर्टिब्रेट के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, ये 3 किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स आ जाते हैं, उसके बाद ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। 3 तरह के एलिमेंट्स, एरिथ्रोसाइट्स, और उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। अगर एरिथ्रोसाइट्स की मैं बात करूं तो बेसिकली जो एरिथ्रोसाइट्स है इनको जो दूसरा नाम है वो रेड ब्लड सेल्स का नाम दिया जाता है, रेड ब्लड सेल्स का नाम दिया जाता है। उसके अलावा अगर ल्यूकोसाइट्स की बात करूं तो इनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और उसके अलावा प्लेटलेट्स की बात करूं तो इनको प्लेटलेट्स ही कहा जाता है, या इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स का इनको नाम दे दिया जाता है। तो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 किस्म के सेल्स हैं जो किसमें पाए जाते हैं, हमारे वर्टिब्रेट के ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, इन अदर वर्ड रेड ब्लड सेल्स। अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करूं, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स जो हैं अपने साइज़ के हवाले से, शेप्स के हवाले से और तादाद के हवाले से डिफरेंट वर्टिब्रेट के अंदर ये वेरी करते हैं। यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन सब के अंदर इनका साइज़, शेप या तादाद एक जैसे नहीं होती, ये वेरी करती है वर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट। तो मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे जो वर्टिब्रेट्स की अदर देन मैमल्स, अगर बात करें तो उनके अंदर कईयों विदाउट न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं अदर देन मैमल्स। आल वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड यानी कि उनके रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। जबकि हम बात करें मैमल्स की, जितने भी मिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर ए न्यूक्लियड होता है, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस सेल जो है ए न्यूक्लियड होते हैं। अब बेसिकली लाइक जैसा कि हम मिसाल के तौर पर फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें सेल्स की, तो उनके अंदर ई न्यूक्लियड होता है रेड ब्लड सेल्स, फिशेस। अब ये जो फिशेस हैं और एम्फीबियंस हैं ये कौन से हैं, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये मैमल्स हैं। तो इनके अंदर कौन सा होगा, ई न्यूक्लियोटाइड सेल्स, ई न्यूक्लियोटाइड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, स्लेमेंडर्स की, तो बेसिकली स्लेमेंडर्स के अंदर जो है इनका जो साइज़ है रेड ब्लड सेल्स का वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। लार्ज रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। और उसके बाद अगर हम बात करें एवियंस की, लाइक जैसा कि हैंस वगैरह हैं, मुर्गियाँ वगैरह हैं, एवियंस की बात करें तो उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली ये ओवल शेप्ड होते हैं। रेड ब्लड सेल जो हैं ओवल शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम बर्ड्स के दरमियान बात करें, अमंग बर्ड्स के अंदर,
बर्ड्स के अंदर बात करें तो अदर देन ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच होते हैं बर्ड, इनके अंदर लार्ज होता है रेड ब्लड सेल्स का साइज़ जो है वो लार्ज होता है, लार्ज रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम कैमल्स वगैरह की बात करें तो बेसिकली उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो इलिप्टिकल होते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो है कि शेप, साइज़ और इनका स्ट्रक्चर जो है वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी मेन रेड ब्लड सेल्स जितने भी मौजूद होते हैं, इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें वर्टिब्रेट के अंदर, तो इनके अंदर इन सब का फंक्शन जो है सेम होता है। और फंक्शन भी एक बहुत ही अहम रोल है कि यानी कि ब्लड सेल मुश्तमिल होता है हीमोग्लोबिन है कि यानी कि ब्लड सेल मुश्तमिल होता है हीमोग्लोबिन के ऊपर। रेड ब्लड सेल जो है वर्टिब्रेट के ये हीमोग्लोबिन के ऊपर, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। बेसिकली ये क्या करती है कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन का, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन का नाम दिया जाता है। और ये जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करती है कि पिकअप ऑक्सीजन को पिकअप करती है, किससे, इन्वायरमेंट से, पिकअप ऑक्सीजन, अप ऑक्सीजन किससे, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से। और कहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर देती है, बॉडी टिश्यूज़ के, बॉडी टिश्यूज़ को। और बेसिकली जब ये ऑक्सीजन पिक करती है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि ये ग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर पाई जाती है, ये जब ऑक्सीजन को पिक करती है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इसको नाम दे दिया जाता है। तो फिर ये जो ऑक्सीजन ब्लड होता है इसका जो उस वक्त कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड। बेसिकली अगर हम वैसे अपीयरेंस देखें तो जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन शामिल हो जाती है तो ब्राइट रेड होता है, अपीयरेंटली ब्लू होता है। तो बेसिकली वैसे जब ही जैसे ही कट वगैरह लगता है वेंस के ऊपर या कैपिलरीज के ऊपर, तो जब जैसे खून बाहर निकलता है और बाहर निकलने वक्त क्लोटिंग के दौरान ये फिर क्या हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारी ब्लड से बाहर निकलता है तो वो कौन सा हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। तो बेसिकली ये इनका फंक्शन होता है कुछ हीमोग्लोबिन का, कि हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैरी करते हैं, कौन से, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो और ये हीमोग्लोबिन है बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है, किस सूरत में, इन दी फॉर्म ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और ये कैसे कैरी करती है, यानी कि कैरी करके टिश्यू से कहाँ पर ले जाती है, लंग्स पर, और जहाँ से ये बॉडी को फिर रिमूव कर देती होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर शामिल होती है, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये रेड ब्लड सेल थे, एरिथ्रोसाइट। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की या ल्यूकोसाइट्स की। टाइप जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की वो है वाइट ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो ल्यूको है ये ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है वाइट सेल्स, इसका मतलब होता है वाइट, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स को। अब इनका क्या फंक्शन होता है, ये बेसिकली स्कैवेंजर्स के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं। स्कैवेंजर यानी कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होते हैं, या ऐसे फंगल इन्फेक्शन या ऐसे आप कह लें एलर्जिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये उनसे हमें वाइट ब्लड सेल जो हमें प्रिवेंट करते हैं। तो बेसिकली इन अदर वर्ड जब कोई चोट वगैरह हमें लगती है, यानी कि कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है, तो उस वक्त बोन फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि जब नई बोन बन रही होती है तो वहाँ पर जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं बोन्स के, उनको ख़त्म करने के अंदर भी वाइट ब्लड सेल्स का जो है अहम रोल होता है। तो बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स, आगे मज़ीद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये दो चीज़ों पर डिवाइड होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक को हम कहते हैं एग्रैनुलोसाइट्स। किन पे डिवाइड होते हैं, दो चीज़ों पे, ग्रैनुलोसाइट्स साइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब है यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट के जो सेल्स होते हैं उनको ये ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। तो बेसिकली अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएँ तो उनको यानी कि विद ग्रैन्यूल्स, तो इनको हम ऐसे सेल्स जो ग्रैन्यूल्स के साथ हों उनको हम ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, और ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स ना हों उनको हम एग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। बेसिकली ग्रैन्यूल्स जो है ये स्मॉल पोर्शन होता है यानी कि सेल्स का,
जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आगे हमें मज़ीद पढ़ेंगे इनके ग्रेन्युलोसाइट्स और ये ग्रेन्युलोसाइट्स इनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। ग्रेन्युलोसाइट्स की बेसिकली अगर मैं ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करूं तो आगे मज़ीद जो है इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, यानी कि इसको 3 कैटेगरीज में इसके 3 सेल फेज बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ईसाइनोफिल्स। अब बेसिकली ईसाइनोफिल्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। ईसाइनोफिल्स क्या करती है कि हमारे जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि बैक्टीरिया के तरफ से आने वाले जो भी हमें नुकसान वगैरह होता है, यानी कि बाद वक़्त एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान हर इंसान को, एवरी ह्यूमन्स को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो एलर्जी के दौरान ये हमें क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल के जो ईसाइनोफिल्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि हमें एलर्जी उस चीज़ से होने नहीं देते। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान। बेसिकली ये ईसाइनोफिल्स का फंक्शन होता है, यानी कि रिस्पोंड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। यानी कि एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ये क्या करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये इन अदर वर्ड ये ना इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते हमारे उस बॉडी के उस पार्ट पर इन्फ्लेमेशन होने ये नहीं देते। ये ईसाइनोफिल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेसोफिल्स। अगर मैं बेसोफिल्स की बात करूं, ये बेसोफिल्स क्या करते हैं कि ये लीस्ट यानी कि कम मिकदार में पाए जाने वाले सेल्स हैं किनके अंदर, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। वैसे भी वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बहुत कम होती है, न्यूमरस होती है, बहुत कम होती है। तो बेसोफिल्स क्या करते हैं कि ये जब किसी फ़ॉरेन सब्सटेंस से ये रिएक्शन करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो बैक्टीरिया से आई हो, फंगल से आई हो या वायरसेस से आई हो, जब ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये 2 सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, या इन अदर वर्ड 2 किस्म के ग्रैन्यूल्स ये प्रोड्यूस करते हैं। एक है हेपारिन और दूसरे नंबर पे ये जो रिलीज़ करते हैं वो है हिस्टामिन। बेसिकली हिस्टामिन जो एक प्रोटीन का नाम है, और ये हेपारिन का क्या फंक्शन होता है। हेपारिन का बेसिकली फंक्शन ये होता है, ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग से, यानी कि कभी अगर कोई वायरसेस की तरफ से, कोई फंगल की तरफ से या कोई बैक्टीरिया की तरफ से कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस का, तो क्या करती है हेपारिन, क्या करती है कि क्लॉटिंग नहीं होने देती, ताकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ना हो जाए। अगर क्लॉटिंग होगी तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और उससे क्या पता होगा कि हमारी बॉडी को इफेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बेसिकली हेपारिन जो है ये क्लॉटिंग नहीं होने देती, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग। जबकि अगर मैं हिस्टामिन की बात करूँ, हिस्टामिन क्या हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हिस्टामिन ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देती है, डायलेट कर देती हैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देती हैं, और क्या करती है, जो फ्लूइड की जो साइट है वो उसको, और जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये क्या कर देती है, फ्लूइड को लीक कर देती है। इन्फ्लेमेशन फ्लूइड को लीक कर देती है ताकि वो जो सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर अपना असर जो है शो ना कर सकें। तो बेसिकली ये बेसोफिल्स के अंदर जो हेपारिन और हिस्टामिन का फंक्शन होता है। हेपारिन क्या करती है, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग करती है, जबकि हिस्टामिन क्या करती है, एट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या करती है, फ्लूइड को लीक कर देती है, लीक आउट कर देती है। ये तो बेसोफिल्स है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स। अगर बेसिकली मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूँ तो न्यूट्रोफिल्स ये मोस्ट न्यूमरस है, यानी कि ज़्यादा तादाद में पाई जाने वाली सेल्स है जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन की साइट्स होती हैं, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर ये क्या करती है, फैगोसाइटिक का काम करती है, एक्टिव फैगोसाइटिक का, इन्फ्लेमेशन के ऊपर एक्टिव फैगोसाइटिक का। अब बेसिकली एक्टिव फैगोसाइटिक क्या है, फैगोसाइटिक ये होती है कि जो एंडोसाइटोसिस होती है हमारी बॉडी के सेल के अंदर, एक ऑर्गेनेली है या जो क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है एंडोसाइटोसिस का। बेसिकली एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो फूड की जो मूवमेंट है,
यानी कि आउट सेल के अंदर जो बाहर से अंदर फूड का मूवमेंट होती है वो होती है फेगोसाइटिक, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर ये एक्टिव फेगोसाइटिक को ये क्या करते हैं कि परफॉर्म करते हैं ताकि जो केमिकल्स हैं वो अट्रैक्ट की तरफ ना हो। तो बेसिकली ये न्यूट्रोफिल्स थे। अब हम ग्रैन्युलोसाइट्स थे, अब हम बात करेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स की। ए ग्रैन्युलोसाइट्स, अब बेसिकली ए ग्रैन्युलोसाइट्स आगे मजीद इसकी भी दो डिवीजन्स हैं, ये कि दो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक है मोनोसाइट्स और एक है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स आगे मजीद जो है बीटा सेल्स और टी सेल्स के ऊपर डिवाइड होते हैं। बीटा सेल्स ये इन अदर वर्ड बी सेल्स आप शॉर्ट में फॉर्म में कह सकते हैं, और टी सेल्स के ऊपर ये डिवाइड होते हैं। अगर मैं बी सेल्स की बात करूँ तो बेसिकली बी सेल्स ये कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, हमारे बोन मैरो के ऊपर, और ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर जब ये मैच्योर होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़ ये वहाँ पर ये कॉलोनाइज करते हैं, यानी कि वहाँ पर ये अपनी जगह बना लेते हैं, परमानेंट प्लेस बना लेते हैं। या सिंपली आप ये कह लें कि ये बीटा सेल जो हैं ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो से, बोन मैरो सेल से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि बोन मैरो सेल जो बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, और कॉलोनाइज हो जाते हैं कहाँ पर, लिम्फॉइड टिश्यू पे, जब जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़ के ऊपर। फॉइड टिश्यू में ये क्या कर लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं। अगर मैं टी सेल्स की बात करूँ तो टी सेल्स बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के साथ। किसके साथ, थाइमस ग्लैंड के साथ। अब बेसिकली थाइमस ग्लैंड जो है ये कहाँ पर, ये हमारे हार्ट के नज़दीक जो है ग्लैंड पाया जाता है, यानी कि नियर दी हार्ट, नियर दी हार्ट, हार्ट के नज़दीक ये ग्लैंड पाया जाता है। बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, ये उसके अंदर रोल प्ले करता है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट करवाने के अंदर किसका फंक्शन, कौन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टी सेल्स जो है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली ये होता है टी सेल्स का फंक्शन, और ये होते हैं ग्रैनुलो, किसके अंदर पाए जाते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। अगर मैं प्लेटलेट्स की बेसिकली बात करूं तो जो प्लेटलेट्स सेल्स होते हैं इनका जो दूसरा नाम है, प्लेटलेट सेल का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर मैं थ्रोम्बोसाइट्स की बात करूं तो बेसिकली इनका जो नाम है ये प्लेट लाइक फ्लेटनर्स की वजह से रखा गया, क्योंकि इनकी जो शेप होती है ये प्लेट लाइक होती है, यानी कि जिस तरीके से एक डिस्क होती है, डिस्क टाइप, उस तरह की इनकी जो है शेप होते हैं, डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं। और ये बेसिकली इनका क्या फंक्शन होता है कि यानी कि जब ब्लड वेसल जो इंजर्ड हो जाती है ड्यूरिंग इंजरी के दौरान, ड्यूरिंग इंजरी के दौरान ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। ब्लड क्लोटिंग यानी कि कोएगुलेशन, एगुलेशन के दौरान ये अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि जैसे इंजरी होती है हमारी बॉडी के ऊपर, ये कि प्लेटलेट सेल्स क्या करते हैं, वहाँ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ताकि वहाँ पर क्लोटिंग हो सके और मज़ीद जो है ब्लड जो है रिमूव ना हो सके, हमारी बॉडी के से मज़ीद ब्लड ना निकल सके। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा तेज़ होता है और कुछ के अंदर स्लो होता है। अब जिनके अंदर स्लो होता है उनके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद जो है, क्वांटिटी है वो कम होती है। तो बेसिकली प्लेटलेट्स की क्वांटिटी का मेंटेन होना, बरकरार रखना ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो